नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 में हमने पिछला जो हमारा पहला पार्ट था भाषा एवं व्याकरण, उसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो पार्ट 2 है वर्ण विचार, उस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था भाषा एवं व्याकरण के बारे में। व्याकरण और भाषा के बारे में हमने पहले जान लिया था। व्याकरण के बाद में जो हमारी वर्ण है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो व्याकरण के 3 अंग हैं, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए, वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके कि खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सके, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग आदि, इनके टुकड़े नहीं किए जा सके तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के अंतर्गत इनके जो भेद हैं वर्ण के, वो 2 भेद किए गए हैं मूल रूप से। स्वर, जिन्हें हम संस्कृत में अच भी कहते हैं, और व्यंजन, जिन्हें हम हल भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। तो देखिए, स्वर संस्कृत में 13 होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। उससे पहले हम थोड़ा वर्ण के बारे में और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण के, मैंने बताया था आपको कि जिसके टुकड़े न हो सकें वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं राम। अब ये इस राम शब्द के अंतर्गत जब हम इसके खंड करेंगे तो हमारे पास वर्ण निकल के आएंगे। जैसे राम, राम में र की ध्वनि है। र के बाद बोलने में रा बोलते हैं। जब हम उसके बाद में जो हमारा दूसरा वर्ण आता है वह है आ। उसके बाद में हम मैं पे आते हैं तो ये मैं, और उसके बाद में जो ध्वनि आ रही है वह है आ। इस प्रकार से ये वर्ण है, और ये वर्णों से हमारे पास में क्या बना हुआ है? शब्द बना है। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। जैसे राम है, ये घर है, घर के घ प्लस अ, र और अ, राम घर। इसी प्रकार राम घर जाता है, ये इन्हीं से क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। जब ये इस प्रकार खंड रूप में रहे तो इसको हम कहते हैं वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास यानी किसी भी शब्द के टुकड़े करना क्या कहलाता है? वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। और ये इसका पूर्ण रूप क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी इसको संयोजित करना, वर्ण संयोजन। ये क्या कहलाएगा? इसको वर्ण संयोजन कहलाता है। यानी टुकड़ों को सही क्रम में जमाना वर्ण संयोजन कहलाता है, और शब्द को तोड़ करके लिखना वर्ण विन्यास। इस प्रकार आपके एक्सरसाइजेस के अंदर आएंगे, आपको शब्द देंगे और वहाँ पर आपको उस शब्द के और भी खंड किए जाएंगे। अब आते हैं हम स्वरों के अंतर्गत। स्वर, वर्ण के जो भेद हैं स्वर और व्यंजन, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण के अंतर्गत स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये इसके हम 3 भेद करते हैं। स्वर में सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी
अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। और इनकी संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? 13। स्वरों के मुख्य रूप से हम जो दो भेद करते हैं वो हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन हमारी कक्षा के अंतर्गत हम इन दो ही भेदों को पढ़ेंगे, ह्रस्व और दीर्घ। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। तो देखिए अब ह्रस्व स्वर पे आते हैं हम। ह्रस्व स्वर्गों की संख्या 5 होती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमें एक मात्रा का समय लगे, वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगे, अर्थात सबसे कम समय लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए ए, ई, उ, री और लिरी। ये पांचों स्वर जो हैं हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत आते हैं। शेष बचे हुए जो 8 स्वर हैं वो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आएंगे। और दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? जस्ट इसके अपोजिट या इसके विपरीत परिभाषा बोल दें। वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से दीर्घ स्वर आएंगे? आ, ई बड़ी यानी दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये स्वरों के भेद ह्रस्व और दीर्घ। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन के भी 3 भेद किए गए हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन की परिभाषा के माध्यम से शुरुआत करते हैं हम। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्वर के विपरीत इसकी परिभाषा। स्वर में बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों के बिना वो अधूरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। और व्यंजन के भेदों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी न किसी भी भाग का स्पर्श करती है। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी व्यंजन हैं वह सब किस में आते हैं? स्पर्श। उदाहरण के तौर पर हम जब बोल के देखेंगे क, ख, ग, घ, च, छ, तो जो हमारी जीभ है वो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को जरूर स्पर्श करेगी, चाहे वो दांत को करे, चाहे आपके तालू को करे, चाहे आपकी मूर्धा वाले भाग को करे, चाहे आपके ओष्ठ को करे। तो वो आपके क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। देखिए क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। फिर च वर्ग च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग त, थ, द, ध, न। और फिर प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये आपके पूरे स्पर्श व्यंजन। जो आपका पहला वाला वर्ग ये है, ये क वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क वर्ग। इसी प्रकार जो शुरुआत का वर्ण व्यंजन है च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। इस प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं और इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन। इसके पश्चात आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पर। इसकी परिभाषा जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन हैं, अर्थात देखिए वे स्वर जो अंत यानी बीच में स्थ यानी स्थित होते हैं, अर्थात जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने में हमें थोड़ी कम हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वो हैं हमारे य, व, र और ल। ये चारों व्यंजन किस में रखे जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। उसके पश्चात हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। इसकी परिभाषा जानेंगे। इनकी भी संख्या 4 होती है। इसकी परिभाषा वे व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारी जो जीभ की रगड़ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उनसे ये व्यंजन बोले जाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए श, श, स और है, ये हमारे
क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। फिर हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत हम दो चीज़ों को रखते हैं, एक तो विसर्ग और एक अनुस्वार। विसर्ग और अनुस्वार अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी आपका जो पहला ये दूसरा जो पार्ट है वर्ण विचार, उनके अंतर्गत आपको इन चीज़ों को देखना है। अगला जो हमारा टॉपिक देखेंगे उनके अंतर्गत बाकी हम और विस्तार से और चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।